जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। एमपीटी 2026 का जो पेपर, उसके अंदर सबसे जो क्रूशल पार्ट मैथमेटिक्स है, उसके एमसीक्यूज को हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे। हमारे पास ये फर्स्ट एमसीक्यूज है। अ, अ, आपके पास 4 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 0। इस हमने एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि 4 की पावर 1/2 का मतलब ये है कि आप 4 का स्क्वायर रूट ले लें। उसके बाद मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 16 और 4 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब हमें ये भी बात पता होनी चाहिए कि आपके पास जो 4 का स्क्वायर है ये किसके बराबर होता है, 2 के। इसको मल्टीप्लाई करें 16 के साथ और माइनस करें 1 के साथ। तो आप बीड मास फार्मूला जानते होंगे कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, देन डिवीजन को, देन मल्टीप्लिकेशन को, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो इस फार्मूला के मुताबिक पहले मल्टीप्लिकेशन होगी। तो 16 × 2 इज इक्वल टू 32 माइनस 1 इज इक्वल टू 31। तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का जो राइट आंसर है वो हमारे पास 31 है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो हमसे बात ये कर रहा है कि इफ 27 की पावर k इज इक्वल टू 9, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 27 की पार्ट्स बना लेंगे। 27 एक्चुअली 3 का क्यूब होता है। आपके पास उसकी पावर, आपके पास k इज इक्वल टू 3, आपके पास 3 का स्क्वायर है। ठीक है, इसको इस तरह से इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लिख लें। अब यहाँ पे हम एक प्रिंसिपल वैसे मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, उसको बेशक अब याद न रखिएगा। 3 k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास 3 इज इक्वल, आपके पास की पावर 3 k इज इक्वल टू 3 की पावर 2। ये ला मैं लिख देता हूं, अगर आपको नेक्स्ट कहीं पे इस्तेमाल करना पड़ जाए। ये प्रिंसिपल जो हम फॉलो करते हैं, अगर a की पावर आपके पास m हो और उसकी पावर आपके पास n हो, तो m n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं a की पावर m n। तो यही चीज हमने यहाँ पे अप्लाई की। अब आपके पास इसके जो आपके पास फैक्टर्स हैं वो सेम है। तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, 3k इज इक्वल टू 2। तो k की आप वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो 3 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2/3 इज अ राइट आंसर। इस इक्वेशन का आपके पास जो राइट आंसर है वो 2/3 हमारे पास है। CSS एमपीटी 2026 का एक नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके ऊपर हम मूव करते हैं, उसको हम देखते हैं। A herd of cows can consume a stock of food in 150 days। एक आपके पास काउस का आपके पास क्या है, हर्ड है। वो स्टॉक ऑफ फूड को कंज्यूम करता है 150 डेज के अंदर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें काउस के बारे में वो बता रहा है, और दूसरा आपके पास डेज के बारे में बात कर रहा है। ये प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, आपके पास रिलेशन का क्वेश्चन है। काओ आपको नहीं पता, एक्स लिख लें। 150 डेज के अंदर वो स्टॉक ऑफ फूड को कंज्यूम करती हैं। इफ 10 काउज आर रिमूव्ड, अगर आप इसमें से 10 काउज को रिमूव कर दें, द सेम स्टॉक लास्ट 160 डेज। जो सेम स्टॉक है वो 160 दिनों के लिए लास्ट करता है। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ द काउज हमारे पास कितनी है, हमारे पास ओरिजिनल नंबर ऑफ द काउज कितनी है। देखिए, इसका फार्मूला हमारे पास ये, इसके लिए हम एरो मेथड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एरो आप लोगों ने लगाना है फ्रॉम अननोन टू नोन। काऊ का डेज के साथ जब ताल्लुक चेक करेंगे, तो हमें पता है कि अगर खाने वाले लोग ज्यादा हों, अगर आपके पास एनिमल्स ज्यादा हैं, तो दिन कम गुजरेंगे, डेज क्या होंगे, कम गुजरेंगे। तो काउस का डेज के साथ जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। और इनवर्स रिलेशन का एरो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ प्लेस किया जाता है। इसी बेस पे हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना लेते हैं, x-10 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 160। ये एरो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे 10 को 10 से खत्म कर दें। 16 आपके पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, और 15 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 15 को x के साथ जरब दें तो 15x जवाब आ गया। इज इक्वल टू 16 को x के साथ जरब दें तो 16x, और 16 को 10 के साथ जरब दें तो 160। अब देखिए, आप x वाली वैल्यूज को एक साइड पे ले जाइए। आपके पास 16x माइनस 15x, ये माइनस 160 यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे 100 प्लस हो जाएगा।
तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर ऑफ जो काउस एक्स थी वो 160 आ गई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 160 गाय होगा आपके पास। 160 गाय होगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर हमने एरो मेथड इस्तेमाल किया, टेबल कंस्ट्रक्ट किया, उसके बाद हमने मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई ऑन द बेसिस ऑफ एरोस, और फिर हमने उस मैथमेटिकल इक्वेशन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो हमें ये कह रहा है कि अ ट्रेन 90 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन जो है, इसके अंदर गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि एक जो ट्रेन है उसकी जो लेंथ है वो आपके पास 11, आपके पास सॉरी 99 मीटर है, और वो कितने टाइम के अंदर, कितने टाइम के अंदर, टाइम सेकंड्स के अंदर गिवन है हमारे पास। तो वो ये कह रहा है कि आपके पास कितने टाइम के अंदर, 11 सेकंड्स के अंदर, 11 सेकंड्स के अंदर वो एक स्टेशन को पास करती है, और स्टेशन की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ द स्टेशन हमारे पास कितनी है। इसका मतलब ट्रेन की लेंथ भी दे दी गई और स्टेशन की लेंथ भी दे दी गई, ठीक है। तो आपके पास स्टेशन की लेंथ कितनी है, 231 मीटर। तो हमने स्पीड निकालनी है इसके अंदर, और स्पीड वो ये पूछ रहा है कि आपने किलोमीटर पर आवर के अंदर निकालनी है, बस ये याद रखना है। आपको वो जो डाटा दे रहा है वो मीटर और सेकंड्स के अंदर दे रहा है, और स्पीड किलोमीटर पर आवर के अंदर आपको दे रहा है। अब हमें ये पता है कि स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। यहाँ पे टाइम तो आपके पास गिवन है, और टाइम कितना है हमारे पास, 11 सेकेंड, लेकिन डिस्टेंस नहीं गिवन। तो हमारे पास जब भी वो आपको ट्रेन की लेंथ दे दे और स्टेशन की लेंथ दे दे, तो ये एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास टोटल डिस्टेंस यही होता है। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्रेन लेंथ प्लस स्टेशन लेंथ। तो ट्रेन की लेंथ 99 है, प्लस स्टेशन की लेंथ 231 है। तो ये हमारे पास 330 डिवाइडेड बाय 11, आपके पास 330 डिवाइडेड बाय 11, तो इसको हम करेंगे तो ये 30 जवाब आ गया। 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है, लेकिन वो किलोमीटर पर आवर के अंदर रिक्वायर कर रहा है। तो ये सिंपल सी एक कन्वर्जन होती है। आप क्या करते हैं कि मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर पर आवर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 5 के साथ आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 डिवाइडेड बाय 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप 5 को आप 6 दफा पढ़ें तो 30 जवाब आता है, और 18 को आप लोग 6 से जरब दे लें तो 108 जवाब आएगा। जब भी किलोमीटर पर आर को कन्वर्ट किया जाएगा मीटर पर सेकंड के अंदर, तो आप 5/18 से जरब देंगे। जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, तो आप 18/5 के साथ उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर सीएसएस 2026 का मैथमेटिक्स को थोड़ा सा ट्रिकी समझा जा रहा था, और था भी। इसके अंदर आपको लिटिल बिट चीजों के बारे में सोचना था, फार्मूलाज को प्रॉपर अंदाज में अप्लाई करना था। अब देखिए इस सवाल के अंदर वो ये कह रहा है ए बी एंड सी शेयर्स 112। मतलब वो ये कह रहा है कि हमने ए प्लस बी, अगर ये इन तीनों के अंदर हमने 112 रुपए शेयर करने, इसका मतलब तीनों को कुल मिला के 112 मिलेंगे। जो बी है वो रिसीव करता है 12 लेस देन ए, मतलब जितने ए को मिलेंगे उसमें से अगर 12 को माइनस कर दें तो वो बी को मिलेंगे। एंड सी रिसीव्स, आपके पास ट्वाइस ऑफ बी। ट्वाइस का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, थ्राइस का मतलब भी मल्टीप्लीकेशन है। तो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है। अब वो ये कह रहा है कि बताएं कि सी को कितने मिलेंगे। हमारे पास क्या होगा, सी को हमारे पास कितने मिलेंगे। तो वेरी सिंपल, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग, यहां से हम लोग ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये बी प्लस 12 हो जाएगा, मतलब 12 दूसरी साइड के ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब इस ए की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर आप एक इक्वेशन की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन की वैल्यू के अंदर सिर्फ प्लेस कर रहे हैं। तो ए की जगह लिख दें बी प्लस, आपके पास B+12। उसके अलावा हमें पता है कि बी को ऐसा लिख दें, और सी की जगह आप लिख दें 2b। यहां से, यहां से 2b लिख दें, सी इज इक्वल टू 2b है ना। तो ये हमारे पास यहां पे बी के आपको शेयर मिल जाएगा।
एक बी, दो बी और आपके पास ये 4b हो गया, प्लस हमारे पास 12 है, इज इक्वल टू 112। इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास 4b, 12 दूसरी साइड पे जाके माइनस हुआ तो 100 रह गया। b की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो 100 डिवाइडेड बाय आप 4 करेंगे, हमें इसको, आपके पास टेबल 25, तो इसका मतलब बी का शेयर 25 आया, लेकिन रिक्वायरमेंट थी आपने सी का शेयर नहीं बताना है। तो यहां पे अगर आपके पास सी को बी का ट्वाइस मिलता है तो बी का शेयर आपके पास आ गया 25, तो इसको सी को कितने मिलेंगे, 50। तो सी का शेयर हमारे पास कितना है, 50। तो वेरी सिंपल वे के अंदर आप मैथमेटिकल इक्वेशन को क्या करें, आप गिवन इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करें, उसके बाद चीजों को आप अकॉर्डिंग टू द आपके पास रिक्वायरमेंट सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। ये ज्यादा टाइम नहीं लेती चीजें, आपने लिटिल बिट प्रैक्टिस करनी है और चीजें होती जाएंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर वो ये कह रहा है कि आप फाइंड द इंटीग्रल सच दैट 4 टाइम्स, सच दैट आपके पास क्या है, 4 टाइम्स द नंबर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ऑफ इट्स स्केयर इक्वल टू 15। मतलब आपने एक इंटीगर, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने फाइंड आउट करना है जिसके अंदर 4 टाइम्स, 4 टाइम्स द नंबर, मतलब आपको नंबर नहीं पता, आप सपोज कर लें कि वो जो नंबर है वो आपके पास एक्स है, इस एक्स का 4 टाइम, तो एक्स का 4 टाइम कितना होगा, 4x। इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, किससे, फ्रॉम ट्वाइस ऑफ इट्स स्केयर, मतलब इसके स्केयर के ट्वाइस के, नंबर का स्केयर ले ले और इसका ट्वाइस, मतलब 2x स्केयर ट्वाइस ऑफ इट्स नंबर स्केयर में से आप उस नंबर का 4 टाइम माइनस करें, जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो आपके पास 15 आएगा। तो आप वो इंटीगर बताएं। वेरी सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई है, 2x स्केयर माइनस 4x, 15 दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस, इज इक्वल टू 0। इसको मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक हमारे पास फार्मूला होता है, वो लिखवा देता हूं। यहां पे हमारे पास a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू हमारे पास -4 होगी, और c की वैल्यू हमारे पास -15 होगी। ठीक है, और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, -b प्लस माइनस बी का स्केयर प्लस हमारे पास 4a आपके पास सी, और डिवाइड करते हैं आपके पास किसके साथ, 2a के साथ। तो इसके अंदर आपने जहां जहां पे वैल्यूज प्लेस हो रही हैं आपने वैल्यूज प्लेस कर देनी। तो इसके अंदर आपने वैल्यूज प्लेस करके इसका आंसर निकाल लेना है। ठीक है, इसको आपने लाजमी कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, आपके पास इसका जवाब है। ठीक है, ये एक्चुअली आप लोगों के पास ऐसे इसका होल का 2a हमारे पास होता है, हमारे पास क्या होता है, इस आपके पास होल का 2a आपके पास होगा। तो आप लोगों ने इसको यहां पे क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, इसको यहां से रिमूव कर दी, ये हमारे पास फार्मूला इसका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर वो हमें ये बता रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं। उसके अंदर हमें ये बता रहा है कि जायद जैद इज 6 टाइम्स एज ओल्ड एज जोया। मतलब अगर वो प्रेजेंट आपको ये चीज बता रहा है तो वो ये आप लोगों को बता रहा है कि जो एक जैद साहब हैं वो क्या है, वो जोया से 4 गुना बड़े हैं। तो इसका मतलब आपको जोया की मौजूदा एज नहीं पता, अगर इसकी मौजूदा एज को एक्स रखें तो जैद की कितनी होगी, 4x इन 7 ईयर्स। मतलब 7 सालों के बाद, अगर एक बंदे की प्रेजेंट एज 4x है तो 7 सालों के बाद कितनी होगी, 4x + 7। और इसकी अगर आप जोया की क्या है, एक्स है, तो इसकी 7 सालों के बाद तो क्या होगी, 7। तो वो ये कह रहा है कि आफ्टर 7 ईयर्स द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 49। तो 4x + 7, वो सम की बात कर रहा है, x + 7 इज इक्वल टू 49। ठीक है, अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है। तो ये हमारे पास 5x + 14, 7 को 7 के अंदर जमा करें, इज इक्वल टू 49। आपके पास क्या है, 5x इज इक्वल टू 49 - 14।
तो आप यहां पे 49 में से 14 को माइनस करें तो 5x इज इक्वल टू 35। आपके पास 35, x इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 5। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो वो ये पूछ रहा है कि जैद, दोनों की प्रेजेंट एजेस निकाल सकते हैं ना। जोया की प्रेजेंट एज 7 होगी, इन साहब की प्रेजेंट एज कितनी होगी? आपके पास 28। आपके पास कितनी हो जाएगी? 28। अब देखिए सवाल ये, हो ओल्ड वाज जैद, जब आपके पास क्या हुआ? जोया पैदा हुई। तो 28 में से 7 को माइनस कर दें, 21। जैद 21 साल का था जब जोया क्या हुई? पैदा आप लोगों के पास हुई। जो आप लोगों के पास क्या हुई? पैदा आप लोगों के पास हुई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर ये कह रहा है द सम ऑफ, आप लोगों के पास वो ये कह रहा है द सम ऑफ स्केयर ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर्स, द सम ऑफ स्केयर ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 7 लेस देन 120। ठीक है, अब दोबारा से स्टेटमेंट को पढ़िए। स्केयर ऑफ टू कंसेक्टिव इंटीजर्स, आपको दोनों कंसेक्टिव इंटीजर्स का पता ही नहीं है। सपोज कर लें कि एक x है और दूसरा आपके पास x प्लस 1 है, कंसेक्टिव तो यही होगा ना। अब वो ये कह रहा है कि द सम ऑफ स्केयर ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसका भी स्केयर ले लें और इसका भी आप स्केयर ले लें। इन दोनों का जो सम है वो 7 कम है 120 से। x का स्केयर प्लस हमारे पास x प्लस 1 का स्केयर इज इक्वल टू 113। 113 ही है ना आपके, 120 में से 107 को माइनस कर दें। अब देखिए x का स्केयर क्या होता है? x का स्केयर प्लस, इस फार्मूला को आप ओपन कर लें, x का स्केयर प्लस हमारे पास 2x और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू 113। अब इसको हमने सॉल्व कैसे किया? हम ये करते हैं ना, a प्लस बी का स्केयर किसके बराबर होता है? ए स्केयर के प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो इसके मुताबिक हमने इसको ओपन किया है, इस इक्वेशन को ओपन किया आपके पास। ठीक है, अब इसके अंदर देखें कि वो ये कह रहा है कि एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर 2x स्केयर प्लस हमारे पास 2x आ गया, ये प्लस 1 है। यहां पे आप लोग क्या करें, 113 को इस साइड पे अगर लेके आए तो हमारे पास 112 बनेगा इज इक्वल टू 0। तो अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अगेन क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगाइए और आपको दोनों के दोनों क्या होंगे? आपको इंटीग्रल मिल जाए। तो प्रीवियस एक क्वेश्चन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैं बता चुका कि हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस आप लोगों के पास बी का स्केयर प्लस 4ac, और आपके पास इसका आप स्केयर रूट लेंगे और डिवाइड करेंगे किसके साथ? 2a के साथ। ठीक है, तो इसके अंदर आपने ये वैल्यूज लिख लेनी है। यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू भी आपके पास 2 है, और सी की वैल्यू हमारे पास -112 आप लोगों के पास है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो हमसे रिक्वायर ये कर रहा है कि आप ये बताएं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सिंपल आ गई ना। इसके अंदर तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास -11 है, सी की वैल्यू हमारे पास 10 है। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना था। ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका मतलब आपके पेपर के अंदर मल्टीपल टाइम उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात की। अब इस सवाल को जरा देखिए, 5 मार्कर्स एंड 1 पेंसिल कॉस्ट 245। वो ये कह रहा है कि आपके पास पांच मार्कर्स हैं और एक आप लोगों के पास पेंसिल है। इसकी जो कॉस्ट है वो 245 है। वो हमारे पास कितनी है? 245। वाइल 3 मार्कर्स, जबकि 3 जो मार्कर्स आपके पास हैं और उसके अलावा आपके पास जो 3 पेंसिल्स हैं, इनकी जो प्राइस है वो 327 है। इसको मैं सिंपलेस्ट वे के अंदर आपके सामने मैं बयान कर रहा हूं कि इसके अंदर वो आप लोगों को क्या कह रहा है कि आप लोगों के पास 5 मार्कर्स हैं और आप लोगों के पास एक पेंसिल है, इनकी कीमत 245 है। 3 मार्कर्स और 3 पेंसिल है, इनकी कीमत 327 है। तो प्लीज मुझे ये बताएं कि एक मार्कर की कीमत क्या होगी। ठीक है, इसको सिंपल तरीके से करते हैं कि यहाँ पे आप सिर्फ पेंसिल की कीमत निकाल लीजिए। ये
5m दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो 245 माइनस 5m, 5m कर दे, 5 मार्कर्स कर दे। अब p की वैल्यू को उठा के इधर लेके आए, आपके पास 3 मार्कर तो ऐसा सच रहेगा। 3 इंटू p की वैल्यू आप लिखें 245 माइनस 5 मार्कर्स इज इक्वल टू 327। तो हमने इक्वेशन 1 की वैल्यू को इक्वेशन 2 के अंदर प्लेस कर दिया। इसको सॉल्व कर लें, 3 मार्कर्स प्लस आप लोगों के पास 245 को आप 3 से जरब दें तो ये 735 जवाब आता है। और आप 5 को 3 से जरब दें तो आपके पास माइनस 15 मार्कर इज इक्वल टू 327। अब देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे हमारे पास 15m है और यहां पे आपके पास 3m है। तो ये हमारे पास 735 -12m इज इक्वल टू 327। तो हम 327 को इधर ले आएंगे तो 735 में से आप 327 को माइनस कर दें, और ये माइनस जो आपके पास 12m है कि दूसरी साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप 735 में से 327 को हम माइनस करते हैं तो जवाब 408 आएगा, इज इक्वल टू आपके पास 12 मार्कर्स। ठीक है, ये आप मार्कर की कीमत निकालना चाह रहे हैं, तो आप 408 को डिवाइड कर दें किसके साथ, 12 के साथ। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 12, आपके पास 3 टाइम कितना होता है, हमारे पास 36, रिमेनिंग 4, तो 4 टाइम 48। तो मार्कर की जो कीमत है वो हमारे पास 34 आ जाएगी। तो एक मार्कर की कीमत कितनी है, 34। तो यहाँ पे नॉर्मली मैथमेटिक्स के अंदर ये असूल इस्तेमाल होता है, बाय पुटिंग इक्वेशन 1 वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो आप इक्वेशन 1 की वैल्यू को इक्वेशन 2 के अंदर तो नॉर्मली हम प्लेस करते ही हैं। तो ये इस तरीके से सॉल्व होने वाला सवाल था। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, जिसके अंदर वो ये कह रहा है द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस आर T1, जो है, जो हमारे पास T1 है, ये हमारे पास 1 है। T2 जो आपके पास है वो हमारे पास 5 है। फ्रॉम द थर्ड टर्म ऑनवर्ड ईच टर्म इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द प्रीसीडिंग टर्म्स। मतलब वो ये कह रहा है कि जो तीसरी टर्म होगी, जितनी ऑलरेडी टर्म्स गुजर चुकी होंगी उनका वो एवरेज होगा। तो इसका मतलब पहले 5 और 1 ये दो टर्म्स गुजरी हैं, इनकी एवरेज निकाल लें। इनकी एवरेज कितनी बनती है, 6/2 इज इक्वल टू 3। तो तीसरी टर्म कितनी है, 3। हमारे पास जो T4 होगी, ये आपके पास एवरेज होगा पिछली गुजरने वाली तमाम की तमाम टर्म्स का। तो ये दूसरी टर्म्स थी, ये पहली थी, ये तीसरी थी। इसकी एवरेज आप लोग लें तो 5 1 6, 6 3 9, तो 9/3 कितने होते हैं, 3। ठीक है, तो चौथी टर्म आपके पास कितनी आ गई। इसी तरह आप पांचवी टर्म निकालें, तो हमारे पास पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म आपके पास 5 है, तीसरी टर्म आपके पास 3 है, चौथी टर्म आपके पास अगेन 3 है। इसकी एवरेज लेंगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 हो जाएंगी ना। तो 6 3 9, 9 3 12, 12 को आप लोग 4 पे डिवाइड करें तो आपके पास 3 जवाब आ गया। तो अगर हर दफा आप 3 ही ऐड कर रहे हैं तो वो ये कहता है व्हाट इज द 27th टर्म। तो 27th टर्म जो होगी वो भी ऑब्वियस सी बात है कि वो आपके पास 3 ही होगी। ठीक है, क्योंकि हर दफा 3 ऐड कर रहे हैं, नीचे एक आप लोग डिन्यूमरेटर बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो आपके पास हर दफा जवाब 3 ही आएगा। तो इस स्टेटमेंट को लेंथी करके उसने थोड़ा सा आपको सिर्फ कंफ्यूज करने की कोशिश की थी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर बच्चे वो आपको ये कह रहा है कि ये तो हो चुकी 5 मार्कर्स वाली। यस, द प्राइस ऑफ स्मॉल केक इज $X। मतलब एक हमारे पास स्मॉल केक है, स्मॉल केक की जो प्राइस है वो $X है। वाइल द प्राइस ऑफ लार्ज, आपके पास जो लार्ज केक है उसकी जो प्राइस है वो आपके पास 2x+3 है। देखिए मैथमेटिक्स के अंदर जब तक आप स्टेटमेंट को प्रॉपरली डी कोड नहीं करेंगे आप जवाब नहीं निकाल सकते। इफ 3 स्मॉल केक्स एंड 2 लार्ज केक्स कॉस्ट, अगर 2 स्मॉल केक, इसका मतलब 2 स्मॉल केक, आपके पास ये केक की कीमत है x, तो 2 का मतलब 2 प्लस आपके पास
आपके पास क्या है, सॉरी, 3 स्मॉल केक्स, 3 स्मॉल केक्स, तो यहां पे 3 कर दें, और दो हमारे पास जो लार्ज केक्स हैं 2x+3, इनकी जो कॉस्ट है वो 16.36 है। तो बताएं कि एक स्मॉल केक की प्राइस कितनी होगी। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई है, 3x प्लस आपके पास 4x, प्लस हमारे पास क्या आ गया, आप लोगों के पास प्लस क्या आ गया, 6 इज इक्वल टू 16 + 3 6। तो हम यहाँ पे x की वैल्यूज को जमा कर लेते हैं, ये 7x, ये 6 दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा, तो ये 10 x की वैल्यू आपने निकालनी है, तो 10.36 डिवाइडेड बाय 7, इसको आप डिवाइड कर ले। 10.36 डिवाइडेड बाय 7, 1 टाइम 7, रिमेनिंग वैल्यू 3, यहाँ पे पॉइंट ऊपर से एक वैल्यू आपके पास नीचे आ गई, ये 3, तो 7 4 टाइम्स कितना होता है आपके पास 28, रिमेनिंग वैल्यूज हमारे पास 5 है, ऊपर से 6, तो 8 टाइम हमारे पास कितना होता है 56। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.48। तो x हमने क्या आपको क्या बताया गया था, ये बताया गया था ना स्मॉल केक की वैल्यू है, तो स्मॉल केक की वैल्यू कितनी है, 1.48। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर हम मूव करते हैं। वन एंगल ऑफ एन आइसोसलीस ट्राइंगल measures 68, which of the following could be the measure of second angle। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ट्राइंगल हम कहते हैं किसको। ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स का और 3 एंगल्स का होना जरूरी होता है। एक तो ऐसी क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, और नेक्स्ट बात ये भी लिख लें कि जो 3 के 3 एंगल्स हैं इनका सम 180 होगा। मतलब ऑल द एंगल्स ऑफ एन ट्राइंगल इक्वल टू 180। यहां पे वो बात करा आइसोसलीस ट्राइंगल, इसका मतलब ट्राइंगल की आगे शायद कुछ किस्में भी होती हैं। आइसोसलीस ट्राइंगल हम ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसके अंदर इसकी दो साइड्स आपके पास क्या होती हैं, बराबर होती हैं। दो साइड्स हमारे पास, ये और ये वाली साइड आपके पास क्या है, बराबर है। अब यहां पे जो बराबर साइड्स हैं उनका तो उसने मेजरमेंट आपको दी नहीं, उसने मेजरमेंट दी है इस साइड की जिसको मैं क्रॉस कर रहा हूं, ये 68 है, ये 68 है। तो इसका मतलब 180 तीनों एंगल्स हैं, इसमें से जो गिवन एंगल 68 है उसको आप निकाल दें, तो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास 112 बची। अब 112 जो आपके पास डिग्री है, ये दो एंगल्स हैं, तो इसको दो पे डिवाइड कर दें, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे ना, तो आपके पास जवाब 56। तो 56 आपके पास अदर एंगल होगा, क्योंकि एक एंगल गिवन है, दूसरे दोनों एंगल सेम होते हैं इसके अंदर। आइसोसलीस ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल को हम कहते हैं जिसके अंदर दो साइड्स आपके पास इक्वल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट जिसके अंदर वो बात ये कर रहा है, द टोटल पेरीमीटर ऑफ सेम, यहां पे आपको कुछ ज्योमेट्रिकल फार्मूलाज मस्ट याद करके जाना चाहिए। द टोटल पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल, आपके पास जो टोटल पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल आपके पास होता है ना, ये एक्चुअली हमारे पास क्या होता है कि हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस, उसका फार्मूला है हमारे पास पाई आर, प्लस आपके पास द डायमीटर, डायमीटर आपके पास सेमी सर्कल का 2r होता है आपके पास। ठीक है, मैंने ये पाई आर लिखा आपके पास सरकमफेरेंस का हाफ, उसके बाद मैंने लिखा आपके पास डायमीटर 2r इज इक्वल टू, वो ये बता रहा है कि 20.6। तो अब आपको पता चल गया कि आपके पास ये क्या है, आपके पास इसमें से r को आप लोग क्या करें, कॉमन ले लें, तो ये आपके पास 2 पाई बच जाएगा। आपके पास r को आप लोग कॉमन यहां पे अगर ले लेते हैं, 2 पाई नहीं लिखा जाएगा, ये एक्चुअली हमारे पास लिखा जाएगा पाई + 2, और इक्वल टू आपके पास 20.6। ठीक है, हमने आर की वैल्यू निकाल, पाई की कीमत कितनी होती है, 22/, आप लोगों के पास पाई की कीमत हमारे पास, इसको सिंपल अगर लिख लें, नेक्स्ट जाके फिर जो हमने इसको डिवाइड ही करना है, तो 3.14 लिख लेते हैं। 3.14 प्लस आपके पास 2 इज इक्वल टू 20.6। हमने आर की वैल्यू निकालनी है, तो ये आपके पास 20.6 डिवाइडेड बाय 5.14, इसको आप सॉल्व कर लें।
20 पॉइंट, ये तकरीबन आपके पास 4 पॉइंट समथिंग बनेगा। ठीक है, 4.01 के करीब बनेगा। ठीक है, तो बाकी आपके पास ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे हमने जो पाई आर आपके पास इस्तेमाल किया, ये हाफ ऑफ सरकमफेरेंस था। ये हमारे पास क्या था, हाफ ऑफ सरकमफेरेंस। और ये आपके पास जो 2r हमने इस्तेमाल किया, ये डायमीटर था किसका, सेमी सर्कल का। ठीक है, तो ये हमने इज इक्वल टू आपको गिवन था। तो ये बेटा हमारे पास चंद एक सवालात थे एमपीटी 2026 पास्ट पेपर के। बाकी सवालात भी मेरे पास हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि अदरवाइज पूरे वो एक वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। इस तरह की अगर मैथमेटिकल कोई भी आपकी क्वेरी है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन गिवन नंबर। और अगर आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं मैथमेटिक्स की, तो उसके लिए भी आप इस गिवन नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो थैंक्स अलॉट।